हेलो फ्रेंड्स आज हम करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर का पार्ट नंबर 2। इससे पहले हमने इसका पार्ट नंबर फर्स्ट कंप्लीट कर लिया था, आप उस वीडियो को भी जरूर देख लीजिए। तो फ्रेंड्स हम जितने भी ये क्वेश्चंस कर रहे हैं ये HP TJT कमीशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और ये क्वेश्चंस आपके लिए HP TJT कमीशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो आप इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को भी ज़रूर देख लीजिए। और जितने भी नए फ्रेंड्स जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप HP TJT कमीशन की तैयारी कर रहे हैं और आप एक सीरियस कैंडिडेट हैं तो ये चैनल आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं वीडियो में। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 41 है, तवा सिंचाई परियोजना है। तो जो तवा सिंचाई परियोजना है वो किस राज्य में है? तो वे है मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश में है तवा सिंचाई परियोजना। इसके अलावा जो नर्मदा नदी निकलती है वो कहाँ से निकलती है? वो भी मध्य प्रदेश से निकलती है। नेक्स्ट हमारे पास भारत में लीची के उत्पादन में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अग्र है? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन इंडिया लीड्स इन द प्रोडक्शन ऑफ लीची? तो जो बिहार राज्य है, बिहार राज्य लीची के उत्पादन में अग्र राज्य है। टेलीफोन केबल निर्मित होती हैं, तो जो टेलीफोन केबल्स हैं वो कहाँ पे बनाई जाती हैं? तो वो बनाई जाती है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, रूप नारायणपुर में। निम्नलिखित में से कौन सी रिफाइनरी गुजरात के तेल क्षेत्रों से प्राप्त कच्चे तेल को रिफाइन करती है? तो सही आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, कोयाली। ठीक है, और फ्रेंड्स जो गुजरात राज्य है, गुजरात राज्य की जो तट रेखा है वो सबसे लंबी तट रेखा है। ठीक है, ये क्वेश्चंस आपको कंपटीशन के एग्जाम में पूछा जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा अंतस्थलीय राज्यों में सर्वाधिक शहरीकृत राज्य है? ठीक है, इसमें कौन सा आंसर सही इसका? तो 45 का सही आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, पंजाब। नेक्स्ट हमारे पास सरकार के संसदीय स्वरूप में राज्य की वास्तविक शक्तियां किसमें निहित होती हैं? तो वे होती हैं, जो वास्तविक शक्ति होती है वो होती है प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद में। ठीक है, और इसमें जो राष्ट्रपति होता है वो संवैधानिक अध्यक्ष होता है और वास्तविक शक्तियां प्रधानमंत्री के पास होती हैं, लेकिन संविधान के तौर पर सबसे प्रमुख कौन होता है? वो होता है राष्ट्रपति। और संसद जो है वो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति को मिलकर बनती है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में शामिल नहीं है? तो कौन से शामिल नहीं है राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों में? वह है सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन। तो फ्रेंड्स जो राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत हैं उनका वर्णन किया गया है आर्टिकल 36 से 51 के बीच में, और ये भाग 4 में इनका वर्णन है। नेक्स्ट हमारे पास भारत के उपराष्ट्रपति को कौन चुनते हैं? तो भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो सही आंसर वह ऑप्शन नंबर सी, संसद सदस्यों से निर्मित एक निर्वाचक मंडल के द्वारा। केंद्र एवं राज्यों के बीच विवादों के निर्णय की उच्चतम न्यायालय की शक्ति किसके अधीन आती है? ठीक है, जो केंद्र और राज्य के जो जितने भी विवाद होते हैं वो किसके क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं? वो आती है ऑप्शन नंबर सी, मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश किसके अनुमोदन के अधीन होता है? तो वो होता है राज्य विधानमंडल के। नेक्स्ट हमारे पास भारतीय संविधान में लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता विषय शामिल किया गया है। तो सही आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, राज्य सूची में। तो सबसे पहले आपको ये जानना आपके लिए जरूरी है कि सूचियाँ कितने प्रकार की होती हैं। तो सूचियाँ होती हैं हमारे पास 3 प्रकार की। एक होती है हमारे पास संघ सूची, ठीक है, एक होती है राज्य सूची और एक होती है समवर्ती सूची। ठीक है,
जो संघ सूची होती है उस संघ सूची के ऊपर कानून बना सकती है केंद्र सरकार, राज्य सूची पर कानून बना सकती है राज्य सरकार, और समवर्ती सूची पर कानून बनाती है केंद्र और राज्य दोनों ही। और जो कुछ बच जाता है उनके ऊपर कानून बनाने का अधिकार होता है केंद्र सरकार के पास, और उसे कहा जाता है अपशिष्ट शक्तियाँ। ठीक है, ऐसे विषय जो कि बच जाते हैं, और ऐसे विषयों पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ होता है केंद्र सरकार के पास। नेक्स्ट हमारे पास निम्नलिखित में से किस शहरी स्थानीय स्वशासन इकाई का संवैधानिक आधार नहीं है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं है, कौन सी संवैधानिक शासन इकाई है? तो 52 का सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। इट मीन्स दैट ये सारे के सारी संवैधानिक निकाय हैं। वित्त आयोग का गठन भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन हुआ है? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। तो वित्त आयोग फाइनेंस कमीशन इज कंस्टिट्यूटेड अंडर द आर्टिकल ऑफ 280। ठीक है, 280 आर्टिकल के अनुसार वर्णन किया गया है वित्त आयोग का। वित्त आयोग का कार्य क्या होता है? केंद्र और राज्य के बीच जो जितने भी धन संबंधी बंटवारे होते हैं वो किए जाते हैं वित्त आयोग के द्वारा। इसके अलावा जो आर्टिकल 61 है, तो आर्टिकल 61 जो है वो राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगाया जाता है आर्टिकल 61 के अनुसार। नेक्स्ट हमारे पास भारत की संविधान सभा ने कार्य करना आरंभ किया। तो भारत की संविधान सभा ने कब कार्य करना आरंभ किया था? तो पहली बैठक भी हुई थी 9 दिसंबर 1946 में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए थे? तो नागरिकों के मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 में किया गया था, और इसे 51A आर्टिकल में जोड़ा गया था। और फ्रेंड्स, ये जो मौलिक कर्तव्य हमने लिए हैं वो किस देश से लिए हैं? वो लिए हैं USSR, और USSR का 1990 में विघटन हो गया था, और इससे बना था एक देश जिसका नाम है वर्तमान में रशिया। ठीक है, और 1990 में जो USSR था वो 15 देशों में टूट गया था। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो कौन सा है इसमें? 42 आर्टिकल है, 42 आर्टिकल के 42 संविधान संशोधन 1976 में 51A में जोड़ा गया है मौलिक कर्तव्य को, और मौलिक कर्तव्य हमने लिए हैं सोवियत संघ से, और वर्तमान में सोवियत संघ को USSR कहा जाता है। भारत के द्वितीय विधि अधिकारी के रूप में कौन जाने जाते हैं? ठीक है, तो 56 का आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, भारत के सॉलिसिटर जनरल। भारत के राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्यों को लोकसभा के लिए मनोनीत किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा 2 एंग्लो इंडियन जो है वो लोकसभा के लिए मनोनीत किए जाते हैं, और 12 जो है वो राज्यसभा के लिए मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है, 12 सदस्य राज्यसभा के लिए मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा एंग्लो इंडियन के रूप में, और 2 किए जाते हैं मनोनीत लोकसभा में राष्ट्रपति के द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। लोकसभा का सभापति इससे पद नामित होता है। द चेयरपर्सन ऑफ द लोकसभा इज डेजिग्नेटेड एज। तो 58 का सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी, स्पीकर। भारत की राजकीय भाषा से संबंधित प्रावधान संशोधन किए जा सकते हैं। तो 59 का सही आंसर है वो है कम से कम 2/3 बहुमत से। ठीक है, जो रीजनल लैंग्वेज होते हैं, राजकीय भाषा होती हैं, उससे संबंधित। ठीक है, जो प्रोविजन रिलेटेड टू ऑफिशियली लैंग्वेज ऑफ इंडिया कैन बी अमेंडेड बाय। ठीक है, जो ऑफिशियल लैंग्वेज को अमेंड करना हो तो उसके लिए कम से कम 2/3 बहुमत जरूरी होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार है? तो अंडमान निकोबार
पर किसका क्षेत्राधिकार है, वो है वो ऑप्शन नंबर बी, कैलकाटा, कोलकाता। ठीक है। नेशनल इनकम एस्टिमेटेड इन इंडिया आर प्रिपेयर्ड बाय, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रीय आय का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? वो किया जाता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। आरबीआई क्या करता है? आरबीआई करता है जारी मौद्रिक नीति को। मौद्रिक नीति किसके द्वारा जारी की जाती है? आरबीआई के द्वारा। इसके अलावा आरबीआई को बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। ठीक है, ठीक है। और भारत में जितनी भी मौद्रिक नीति होती हैं वो आरबीआई के द्वारा की जाती हैं थे। और हमारे पास जितने भी विदेशी मुद्रा का भंडारण किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है? वो भी आरबीआई के द्वारा किया जाता है। ठीक है। और सीएसओ क्या करता है? सीएसओ क्या करता है? हमारे पास नेशनल इनकम को एस्टिमेट करता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। भारत में रोलिंग प्लान किस वर्ष प्रचलन में था? तो रोलिंग प्लान जो प्रचलन में लाया गया है वो लाया गया है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी 1978 में। जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में सबसे कम साक्षरता दर है? तो सही आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर डी। तो सबसे कम साक्षरता दर है वो होगी मेरे ख्याल केरला में। ठीक है, सबसे कम साक्षरता दर होगी 2011 के अनुसार बिहार में होगी। और जो सबसे अधिक है वो होती है केरला में। ठीक है, केरला में होगी, आप इसे कंफर्म कर लीजिए। लेकिन जो सबसे अधिक जो साक्षरता दर है वो है केरला में। ठीक है। भारत निर्माण प्लान किसके विकास से संबंधित है? 64 का सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है वो है ग्रामीण आधारभूत संरचना। भारत में गरीबी स्तर किस आधार पर आंकलित किया जाता है? ठीक है, तो गरीबी स्तर का आंकलन किया जाता है वो किया जाता है ऑप्शन नंबर सी, घरेलू उपभोक्ता व्यय पे, हाउस होल्ड कंज्यूमर एक्सपेंडिचर के अनुसार। भारत में हरित क्रांति निम्नलिखित में से किसके प्रयासों का परिणाम है? 1970 में हरित क्रांति पाई गई थी, तो वो किसके प्रयासों का है? वो है डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। ठीक है, 1970 में हरित क्रांति आई थी भारत में, और जिसमें गेहूं और चावल में बड़े मात्रा में वृद्धि हुई थी। तो 1970 के दशक में पाई गई है हरित क्रांति, और इसका श्रेय जाता है डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र में प्रथम हैवी इलेक्ट्रिकल उपकरण निर्माण प्लांट स्थापित किया है? तो 67 का सही आंसर वो ऑप्शन नंबर बी, दुर्गापुर। दुर्गापुर कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है पश्चिम बंगाल में। और ये किसकी सहायता से स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था ब्रिटेन की सहायता से, जो दुर्गापुर में है। यूरोपियन संघ ने निम्नलिखित में से किसे सामान्य मुद्रा के रूप में अपनाया है? तो इनमें से कोई नहीं। यूरोपियन संघ ने सामान्य रूप से यूरो को अपनाया है। ठीक है, ठीक है। भारत में कौन सा बैंक केंद्रीय बैंक का कर्तव्य का पालन करता है? तो केंद्रीय बैंक का दर्जा दिया गया है वो आरबीआई को। और ये जितने भी बैंक्स हैं, आरबीआई एक केंद्रीय बैंक है, और आरबीआई मौद्रिक नीति को लागू करता है। भारत में मौद्रिक नीति को लागू करता है। नोट, जो भी जितने भी नोट्स हैं वो भारत में आरबीआई के द्वारा लागू किए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारे देश में जो भारत में जो विदेशी मुद्रा होती है, विदेशी मुद्रा, तो विदेशी मुद्रा रिजर्व भी कौन करता है? वो भी करता है आरबीआई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्व खाता भारत सरकार का
व्यय का सर्वाधिक महत्वपूर्ण मद है? तो 70 का सही आंसर है फ्रेंड्स, वो 70 का सही आंसर हमारे पास 17 का हमारे पास सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, ब्याज भुगतान। निम्न किसे अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों में तीसरा स्तंभ माना जाता है? ठीक है, हमारे पास 4 ऑप्शन है, IMF, वर्ल्ड बैंक, WTO और GATT गेट। तो किसे माना जाता है? वो माना जाता है WTO को, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को। साख पत्र तैयार किया जाता है, तो साख पत्र किसके द्वारा तैयार किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। मांग निर्माण के लिए क्या आवश्यक होता है? ठीक है, मांग निर्माण, अगर मांग पैदा करनी है तो उसके लिए क्या जरूरी है? तो वो है कीमत। ठीक है, कीमत जरूरी है मांग को पैदा करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास, देश में अपूर्ण बाजार किस में प्रतिबंधित होता है? मार्केट इम्परफेक्शंस इन द कंट्री आर रिफ्लेक्टेड इन, तो वो है ऑप्शन नंबर डी, इन सभी। ठीक है, ये सारे के सारे फैक्टर जरूरी हैं इसमें, कीमत, दृढ़ता, साधन, अगतिशीलता, विशेषज्ञता की कमी। केंद्र सरकार के लिए शुद्ध RBI साख में वृद्धि प्रदर्शित करती है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, मुद्रा घाटा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कर पंचायत द्वारा उगाया जाता है? ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में किस क्षेत्र को अधिकतम महत्व दिया जाता है? तो वो दिया जाता है मैन्युफैक्चरिंग को। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। खदान्य के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य इस वर्ष में आरंभ किया गया था, तो किस वर्ष में आरंभ किया गया था न्यूनतम समर्थन मूल्य को? वो किया गया था ऑप्शन नंबर सी, 1964 में। IMF से निधि उधार लेने वाला पहला देश निम्नलिखित में से कौन सा था? ठीक है, जिन्होंने IMF से उधार लिया था, तो वो था ऑप्शन नंबर डी, फ्रांस। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास आज का, IRDA इज एसोसिएटेड विद, तो जो IRDA है वो किससे संबंधित है? वो है बैंकिंग से। ठीक है, बैंकिंग को रेगुलेट किया जाता है IRDA से। तो फ्रेंड्स, हमने लगभग सारे के सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं, इसका पार्ट नंबर 2 हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको आगे भी ऐसे क्वेश्चंस चाहिए तो आप जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर आप सीरियस कैंडिडेट हैं और आप हिमाचल के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, HPTCT कमीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए ये चैनल काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो आप इस चैनल के साथ जरूर जुड़िए, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।